देखिए प्रपोजिशन की सीरीज़ चल रही है। हम इस सिलसिले में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमने तैयार किए कुछ शानदार क्वेश्चंस जिनको आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। पहले क्या लिखा हुआ है, शी वुड नेवर कॉन्फाइड हर वरीज डैश एनीबडी। ही शुड नॉट कॉन्फाइड, यहाँ भी कॉन्फाइड है, यहाँ भी डैश है, यहाँ एनीबडी। अब प्रपोजिशन का इस्तेमाल हम कब करें, किस सेंस में करें, ये तब पॉसिबल होता है जब आप इसका पूरा मीनिंग जानें। ठीक है, चूँकि कॉन्फाइड वर्ब यहाँ भी है, कॉन्फाइड वर्ब यहाँ भी है। ठीक है ना, तो जब तक आपको इन दोनों का मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आप जो है कोई सूटेबल प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्फाइड का मीनिंग क्या है। कॉन्फाइड का एक मीनिंग है टू हैव कॉन्फिडेंस, सॉरी, एक मीनिंग है टू टेल द सीक्रेट, टू टेल द सीक्रेट। अब आप देखो जरा सा कि पहला मीनिंग कॉन्फाइड का है टू टेल द सीक्रेट, यानी कि कोई बात किसी को बता देना। ठीक है, अब जरा देखो, शी वुड नेवर कॉन्फाइड हर वरीज, यानी कि वह कभी भी जो है अपनी चिंताओं को नहीं बताया करती थी। किसको? किसी को भी। अब टेल द सीक्रेट वाला ही मीनिंग यहाँ पे आपको कन्वे कराना है। अब एक बात बताओ, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, वो कोई सीक्रेट बता रहा है किसी दूसरे पर्सन को, तो जो कुछ यहाँ से हम बता रहे हैं, जो कुछ यहाँ से हम बता रहे हैं किसी को, हमारी बात इस सामने वाले तक पहुँचेगी ना। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम जो कुछ भी यहाँ से कहेंगे इसका रिसीवर हो जाएगा कौन? ये पर्सन। तो इसका जो रिसीवर होगा, जहाँ से कोई बात रिसीव की जाती है, उसको तो हम टू इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से देखना यहाँ पे कॉन्फाइड के साथ हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा टू। बात समझ रहे हो ना? एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, जो दूसरा मीनिंग है कॉन्फाइड का, वो मीनिंग क्या है? हैव कॉन्फिडेंस इन समबडी। हैव कॉन्फिडेंस इन समबडी, ये दूसरा मीनिंग है। ठीक है ना? अब ये मीनिंग कहाँ कन्वे होगा, ये मीनिंग कहाँ कन्वे होगा, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। ही शुड नॉट कॉन्फाइड, उसे कन्फाइड नहीं करना चाहिए, मतलब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ क्या बचा? एनीबडी। तो अब यहाँ एक सूटेबल प्रपोजिशन की हमें ज़रूरत है। ठीक है ना? अब तुम्हें अच्छे से मालूम है कि किसी में भी अगर विश्वास कर रहे हो तो उसकी प्रपोजिशन क्या है? इन है। तो अब इस कंडीशन में जो कन्फाइड आपका वर्ब दिख रहा है, यहाँ आपको रखना पड़ेगा इन। होगा क्या? ही शुड नॉट कन्फाइड इन एनीबडी। देखो कन्फाइड यहाँ भी था, टू लगा। क्यों? क्योंकि इस कन्फाइड की मदद से हम वरीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं एनीबडी को। ठीक है ना? तो जो रिसीवर होता है, जाहिर है उसकी प्रपोजिशन टू होगी ही। यहाँ हमने टू रख लिया, लेकिन यहाँ कन्फाइड का मतलब एक दूसरा है कि किसी में विश्वास करना, किसी पर भरोसा रखना। इसका जो मीनिंग है वो है हैव कॉन्फिडेंस इन। अब चूंकि किसी में भरोसा रखना है, इस वजह से इसकी प्रपोजिशन जो है इन होगी। दोनों जो है सेंटेंस आप अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, अब देखिए ये जो थर्ड सेंटेंस हमारा है, थर्ड और फोर्थ, इसकी बात कर लीजिए। हिज रिलेटिव्स ऑलवेज कनाइव्ड डैश यू। ठीक है, दूसरा है द बॉय वुड ऑफन कनाइव्ड डैश हिज फुलिशनेस। ठीक है, अब एक बात समझना जरा सा। अब जब तक इन दोनों का मीनिंग नहीं समझोगे, यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन भर नहीं पाओगे। ठीक है ना? अच्छा, पहले इनका मतलब समझते हैं क्या है। देखो, कनाइव का जो मीनिंग है, कनाइव की जो पहली मीनिंग है वो है टू डू समथिंग इलीगली। क्या ना? मतलब कि कोई ऐसी चीज करना जो कि गैर कानूनी होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात समझना जरा सा। कनाइव और लिखा है यू, तो
यहाँ पे कनाइव की मदद से आप वो मीनिंग कन्वे करना चाहते हो जो कि किसी काम को करना बताएगा इल्लीगली। अगर हिज रिलेटिव्स यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ यू लिखा हुआ है तो जाहिर है ये दोनों मिलकर किसी काम को इल्लीगली कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इल्लीगली अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको तो इतना मालूम है ना कि कोई भी काम अगर मिलकर किया जाएगा तो मिलकर करने की प्रेपोजिशन क्या है, विथ है, ठीक है। अब इस सेंस को निकालते हुए यहाँ पे आपको कनाइव्ड के साथ विथ रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौजूद है यू, ये बताने के लिए कि जो कुछ भी इल्लीगल काम किया गया है वो किया गया है यू के साथ मिलकर। इस वजह से यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन क्या दे रखा है, विथ, ठीक है। देखिए कनाइव्ड का जो मीनिंग था यहाँ पे किसी के साथ मिलकर कोई काम करना, यहाँ तो विथ हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस कनाइव के साथ यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा है हिज फुलिशनेस। फुलिशनेस का मतलब बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी ये कोई इंसान नहीं है जिसके साथ आप कोई काम मिलकर करेंगे। यहाँ आपको दो प्रेपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा, या तो एट यूज़ करना पड़ेगा या फिर इन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और समझ लेना, इनका यूज़ कनाइव के साथ तब पॉसिबल होगा जब इसके साथ कोई जेरंड का इस्तेमाल करोगे, वरना आप यूं समझ लो कि कनाइव के साथ अगर किसी पर्सन का रेफरेंस है तो विथ रखोगे क्योंकि साथ में मिलकर काम करना है। अगर कनाइव के साथ किसी थिंग की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे फुलिशनेस रखा गया नहीं है, किसी पर्सन का रेफरेंस नहीं है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, एट का इस्तेमाल करोगे। बात समझ रहे हो ना। इनका इस्तेमाल तब होगा जब लास्ट में आपको जेरंड का इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंसेज और हैं, 4 सेंटेंसेज और हैं, इनको देख लीजिए पहले अच्छे से। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ आप करोगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इससे जो प्रीसीडिंग वर्ड है, इससे जो ठीक पहले का वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। जब तक आप उसका मीनिंग कन्वे नहीं कर पाओगे तब तक सूटेबल प्रेपोजिशन की कल्पना भी मत करना, ठीक है ना। अब यहाँ देखो एक चीज़ कह रहा है, टीचर्स शुड एस्क्राइब मोर फोकस। टीचर्स को ज़्यादा फोकस देना चाहिए, डैश दे के बोल रहा है राइटिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ जो प्रेपोजिशन रखना है वो एस्क्राइब से कनेक्ट करनी है। अब एस्क्राइब का मीनिंग क्या है ज़रा सा समझ लेना। एस्क्राइब का मीनिंग होता है टू एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब है कि कोई चीज़ किसी को दे देना, ठीक है ना। अगर हम कोई चीज़ अगर किसी को प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक है ना। अब एक बात सोचो, टीचर्स जो है एस्क्राइब करेंगे मोर फोकस किसके लिए, राइटिंग एबिलिटीज़ के लिए। तो अब एक बात बताओ, यहाँ एस्क्राइब का मतलब अगर हम मान लें टू एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट का मतलब तो देना होगा, ठीक है। तो टीचर ज़्यादा फोकस देंगे, तो फोकस देंगे किसको, जो उसके लर्नर हैं, जो उसके स्टूडेंट है, वही ना फोकस रिसीव करेंगे। यहाँ फोकस रिसीव कौन करेगा, फोकस रिसीव करने वाला कौन है, राइटिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो हैं उनके अंदर की ही एबिलिटी को ना डेवलप करना है, तो ज़्यादा फोकस जो रिसीव करेगा, तो रिसीव की प्रेपोजिशन तो टू है। आपको पता है ना इतना कि रिसीव जो भी करेगा, जो रिसीवर होगा उसकी प्रेपोजिशन टू, जो ट्रांसमीटर होगा उसकी प्रेपोजिशन 4। तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा क्या, टू, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखना, पासपोर्ट इज एसेंशियल डैश फॉरेन ट्रैवल। पासपोर्ट इज एसेंशियल, पासपोर्ट ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, वाई का रिप्लाई ढूंढोगे ना। पासपोर्ट इज एसेंशियल पूछोगे ना, वाई, क्यों एसेंशियल है, जवाब है फॉरेन ट्रैवल के लिए। आपको नहीं लगता कि ये जो वाई का रिप्लाई है ये पर्पस बताता है, ठीक है ना। वाई का जो रिप्लाई होगा वो तो बताएगा पर्पस, और पर्पस की जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है फॉर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे रख लीजिए क्या, फॉर, ठीक है। यहाँ देखो, द क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज़, ठीक है। थॉट और आइडियाज़ की जो क्लैरिटी है इज़ एसेंशियल, वो ज़रूरी है डैश ए टीचर। अब यहाँ देखो एक नई समस्या, ठीक है ना। एसेंशियल यहाँ भी था,
एसेंशियल यहाँ भी है, लेकिन दोनों एसेंशियल में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ एक चीज़ समझ लेना। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देखो यहाँ ये जो टीचर लिखा हुआ ना, यहाँ ये जो टीचर लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट और आइडियाज़ है, ये इसके बारे में हम ये बात करना चाहते हैं कि इसको मौजूद होना चाहिए किसमें, टीचर में। ठीक है ना, कुल मिलाकर टीचर का ये क्वालिटी है ना, बात समझ रहे हो ना, टीचर की क्वालिटी है ना ये सब। मैं यही ना कहना चाह रहा हूँ कि बेहतरीन सोच और विचार होना चाहिए टीचर में। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये टीचर है, इसमें हम कह रहे हैं कि ये क्वालिटी होनी चाहिए। टीचर को एक बर्तन कंसिडर कर लो, ठीक है ना, और इसमें बहुत सारी चीज़ें रखो, तो कंटेनर जो होगा उसकी प्रपोजिशन इन होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो क्वालिटी है वो टीचर के अंदर होनी चाहिए, तो टीचर में मौजूद होने की बात हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे रखना पड़ेगा क्या, इन। देख लेना ध्यान से, एसेंशियल के साथ जब वाई का रिप्लाई ढूंढोगे तो फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी एसेंशियल के साथ जब ये बताना चाह रहे हो कि नहीं किसी व्यक्ति में कोई क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए, यहाँ पे आपको इन रखना पड़ेगा। और वैसे भी एक एग्जांपल हमने दे रखा था पहले भी, देयर आर सम ट्रीज इन द गार्डन। तो गार्डन को हम एक एरिया मान रहे थे, एक प्लेस मान रहे थे, जिसमें मैंने कहा कि पेड़ की उपस्थिति ज़रूरी है। वही चीज़ें है, ये सब क्वालिटी है, टीचर में होना ज़रूरी है, इस वजह से हमने यहाँ पे इन रख लिया। कोई भी प्रेपोजिशन लग रही है तो उसके पीछे सॉलिड रीज़न है तभी लग रही है, वरना ऐसा नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ देखो, प्रॉपर डाइट इज़ एसेंशियल, उचित खान पान ज़रूरी है बॉडी फंक्शनिंग के लिए। अब एक बात समझना यहाँ पे कि जो प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर डाइट क्या करेगा, ये जो है कुछ एनर्जी प्रदान करेगा, तभी तो बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो कुछ भी है प्रॉपर डाइट ये कुछ प्रदान करने वाला है बॉडी को, जो कि फंक्शन करेगा, बॉडी फंक्शनिंग को कोई चीज़ प्रदान करनी है, तो यहाँ पे बॉडी जो है आपकी वो रिसीवर होगी ना। अब यहाँ पे रखो टू, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ कहानी है, इसको डेसिफर करोगे जितने अच्छे से, उतने अच्छे से प्रेपोजिशन का यूज़ जो है आपको समझ में आएगा। देखिए 3 सेंटेंसेस और हैं हमारे पास, लेकिन ये जो 3 सेंटेंसेस हैं ये प्रिवेल वर्ब के साथ जोड़ने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रिवेल का मीनिंग समझ लो, उसके बाद में इसको आप समझ पाओगे। सबसे पहला जो प्रिवेल का मीनिंग है वो होता है टू एग्जिस्ट। टू एग्जिस्ट का मतलब है अस्तित्व में होना, ठीक है ना। दूसरा है टू परसुएड, ठीक है। तीसरा है टू डोमिनेट। समझना अच्छे से, एग्जिस्ट का मतलब कहीं पे वजूद में होना, अस्तित्व में होना। परसुएड का मतलब किसी को राजी करना, ठीक है, किसी को मनाना, ठीक है। टू डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर हुकूमत जैसा करना, ठीक है, हुकूमत करने का मतलब किसी पर हावी हो जाना, ठीक है। अब जरा एक चीज़ समझना, सच रिवोल्यूशनरी आइडियाज शुड नॉट प्रिवेल। ऐसे क्रांतिकारी विचार मौजूद नहीं होने चाहिए, कहाँ, सोसाइटी में। तो यहाँ पे आप कौन सा मीनिंग निकालना चाहोगे? यहाँ पे सोसाइटी क्या है, ये एक एरिया होगा ना, तो एरिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, एरिया में कोई चीज़ मौजूद होती है ना। तो अगर कोई बहुत बड़ा एरिया है, इसमें अगर स्थिर अवस्था में कोई चीज़ मौजूद है, तो इसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन दोगे? इनका यूज़ करोगे। याद रखना, जब इसका मीनिंग टू एग्जिस्ट होगा तो इनका यूज़ कर लेना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा इन, ठीक है। अब यहाँ देखो, दे फोर्सफुली प्रिवेल्ड, उन लोगों ने ज़ोरदार तरीके से प्रिवेल किया, किसको? हिम को। हिम का मतलब उसको, प्रिवेल उसको किया गया है, तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। परसुएड जो है ना यहाँ पे परसुएड वाला ही मीनिंग आपको निकालना है। याद रखना, प्रिवेल का मतलब जब परसुएड होगा तो इस कंडीशन में आप प्रेपोजिशन अपॉन रखेंगे। ये हम वैसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, प्रिवेल का मतलब जब एग्जिस्ट करना होता है तो इन रखना,
प्रिवेल का मतलब जब परसुएड होता है तो इसके साथ अपॉन रखना, यहाँ हो जाएगा क्या, अपॉन। अच्छा, अब यहाँ देखो, टू डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब किसी पर हावी हो जाना। सेंटेंस क्या है, हिज टॉकिंग स्टाइल प्रिवेल्ड, उसका बातचीत करने का जो तरीका है वो क्या किया, डोमिनेट कर दिया किस पर, हिज हिडन एनिमीज, उसके छिपे हुए दुश्मनों पर। यानी कि उसकी टॉकिंग स्टाइल को देख के उसके छिपे हुए जो दुश्मन थे वो बिल्कुल अवाक रह गए। यही कहना चाहते हैं ना। इसका मतलब आप यही ना दिखाना चाहते हो कि उसकी जो बातचीत करने की शैली थी वो उसके दुश्मनों पर हावी हो गई। हावी हो गई का मतलब डोमिनेट कर गई। डोमिनेशन की जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है ओवर। इस वजह से यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा क्या, ओवर। देख लेना तीनों सेंटेंस, प्रिवेल यहाँ है, प्रिवेल यहाँ है, प्रिवेल यहाँ भी है, तीनों एक ही वर्ड है, लेकिन इन, अपॉन, ओवर ये तीन अलग अलग प्रेपोजिशन हो रही हैं क्योंकि इन तीनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। देखो 3 सेंटेंस हमारे पास और हैं और इन तीनों सेंटेंसेस में जो प्रेपोजिशन हमें यूज़ करनी है वो कनेक्ट करनी है किससे, इंस्पायर से। इंस्पायर यहाँ भी, इंस्पायर यहाँ भी है, इंस्पायर यहाँ भी है, ठीक है ना। इन तीनों इंस्पायर से हमें कनेक्ट करना है किसको, इस डैश को जहाँ पे हमें सुटेबल प्रपोजिशन भरनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से इन सब का मीनिंग समझ लेना। कह रहा है द न्यू कोच इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। नए कोच ने क्या किया कि कॉन्फिडेंस भरने का काम किया, किस में, प्लेयर्स में। बात समझ रहे हो ना, प्लेयर्स में। तो अभी अभी कुछ देर पहले हमने एक सेंटेंस आपको लिखा था, हमने एक सेंटेंस दिया था आपको कि मान लो उस, एक सेंटेंस था ना कि यहाँ पे न्यू थॉट्स एंड आइडियाज ऐसा कुछ, ठीक है, कि ये जो है मौजूद होना चाहिए किसी व्यक्ति में। तो प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो क्या किया जा रहा है, इंस्टिल किया जा रहा है, डाला जा रहा है। तो जाहिर है कि ये जो क्वालिटी होगी कॉन्फिडेंस की वो किसके अंदर जाएगी, प्लेयर्स के अंदर। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो प्लेयर्स के अंदर मौजूद होगी ना। इस वजह से अगर कोई चीज़ कंटेन करेगी किसी चीज़ में तो इसकी प्रेपोजिशन तो इन होती ही है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे रखोगे क्या, इन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, इसमें क्या होना चाहिए, द फ्रीडम फाइटर्स इंस्पायर्ड द इंटायर कंट्री। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब आज़ादी के लिए लड़ने वाले, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि पूरे कंट्री को इंस्पायर कर दिया। बात समझ रहे हैं, किस लिए, टोटल फ्रीडम के लिए। अब यहाँ देखो मीनिंग क्या है, आपको कौन सी प्रेपोजिशन रखनी है। एक चीज़ समझना ज़रा सा, मान लो ये हो गए सारे के सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ये लड़ रहे हैं किस लिए, किसी कॉज के लिए। इनका एक टारगेट है सामने। तो टारगेट का मतलब है कि टोटल फ्रीडम को अगर हम इनका टारगेट मान लें तो इतना संघर्ष ये लोग कर रहे हैं किस लिए, इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। टोटल फ्रीडम टारगेट है, इस टारगेट तक पहुंचने के लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो मान लो इस टारगेट को हम अपना डेस्टिनेशन मान लें, यहाँ से संघर्ष करते हुए हमें यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन लगाओगे, डेस्टिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन का मतलब है ये आपकी मंजिल हो जाएगी। इस कंडीशन में आपको रखना पड़ेगा क्या, टू। हिंदी के जो महारथी होते हैं ऐसे सेंटेंसेस में वो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ समझ लेना कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कंट्री को इंस्पायर कर रहे हैं किस लिए, अपना डेस्टिनेशन प्राप्त करने के लिए। डेस्टिनेशन क्या है, संपूर्ण आज़ादी, ठीक है ना। तो डेस्टिनेशन की जो प्रपोजिशन होती है वो क्या होती है, टू। यहाँ इंस्पायर का मतलब है टू इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है डाल देना, ठीक है ना। यहाँ टू पुट भी कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। यहाँ इंस्पायर का मतलब है इंस्पायर कर देना, ठीक है ना, प्रभावित कर देना, ठीक है, कंट्री को। अच्छा अब यहाँ देखो, द न्यू टीचर इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स। नए टीचर जो थे वो इंस्पायर कर दिए किसको, स्टूडेंट्स को। किस चीज़ से इंस्पायर किए हैं, कॉन्फिडेंस है। तो अब एक चीज़ बताओ, ये कॉन्फिडेंस स्टूडेंट में है कि टीचर में है, ये कॉन्फिडेंस अब स्टूडेंट में नहीं है बल्कि ये कॉन्फिडेंस टीचर में है। मीनिंग क्या है ज़रा सा समझ लेना। यहाँ पे यहाँ ये कहना चाह रहा है कि द न्यू टीचर इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। नए टीचर ने इंस्पायर कर दिया स्टूडेंट्स को, किससे,
अपने कॉन्फिडेंस की मदद से किया। तो आपको पता है ना कि किसी भी वेपन की मदद से अगर कोई काम करोगे उस वेपन के लिए आप विद देते हो। अब ये कॉन्फिडेंस किसका वेपन है? टीचर का। और विथ का एक मीनिंग हैविंग भी तो हमने बताया था, आपको याद है ना? विथ का एक मीनिंग मैंने हैविंग बताया था, हैविंग या यूजिंग। तो अगर इन दोनों मीनिंग को यहाँ जस्टिफाई करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। देखो कैसे, द न्यू टीचर इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स, न्यू टीचर ने स्टूडेंट को इंस्पायर किया यूजिंग कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस यूज़ करते हुए, हैविंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करते हुए। दोनों का मीनिंग एक ही है, बात समझ रहे हो ना? विथ का यूज़ यहाँ पे आप सुटेबल ढंग से कर पाओगे। अगर एक एग्जाम्पल मैं लिखूँ यहाँ पे, आप एक एग्जाम्पल यहाँ देखो। अगर मैं लिखूँ, अगर मैं कहूँ he killed the mad dog उसे तलवार से जो है उस मैड डॉग को मार डाला। इसका मतलब ये स्वॉर्ड जो है क्या करेगा? एक वेपन का काम करेगा ना। विथ का यूज़ करोगे कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे वेपन जो है स्वॉर्ड है फिजिकल, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हथियार चाहे वो फिजिकल हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, दोनों के साथ आपको विथ ही रखना पड़ेगा किसी भी हाल में। देखिए 4 सेंटेंसेस हमारे पास, और ये 4 नए सेंटेंसेस। ठीक है, इनमें देख लीजिए अब किन किन प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, अब ज़रा देखो, यहाँ रखा हुआ है डिस्पेंस, यहाँ भी रखा है डिस्पेंस। एक बार हम आपको फिर बता देते हैं, हम यहाँ वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो में जो कि प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, वो डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस वो होते हैं जिन पे बेस्ट क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा, ही शुड नॉट हैव डिस्पेंस्ड, यू शुड डिस्पेंस, दोनों जगह डिस्पेंस है। ठीक है ना, डिस्पेंस का पहले मीनिंग समझ लो, उसके बाद जो है ये चीज़ आपको समझ में आएगी। डिस्पेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है टू गिव। ठीक है ना, डिस्पेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या? टू गिव। ठीक है, और याद रखना जब इसका मीनिंग टू गिव होगा तो ये हो जाती है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। और तुम्हें तो पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो ना? डिस्पेंस का मतलब जब देना होता है, टू गिव होता है, तो ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब जो है अपने और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी प्रीपोजिशन नहीं लेती, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो प्रीपोजिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ देखो, यू शुड डिस्पेंस दीज कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब क्या है? परंपराएं। अब एक फ्रेजल वर्ब होती है डिस्पेंस विथ। ठीक है ना, डिस्पेंस विथ का मतलब होता है टू टर्मिनेट। टू टर्मिनेट का मतलब क्या है? टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। तो यहाँ आपको नहीं लगता कि डिस्पेंस हम करना चाहते हैं किसको? कन्वेंशंस को, रीति रिवाजों को। ठीक है, परंपराओं को। तो हम इन परंपराओं को तोड़ने की बात करना चाहते हैं ना, तो सिंपली यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। डिस्पेंस विथ अगर रखोगे यहाँ तो ये मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, और इस कंडीशन में होगा क्या? इसका मीनिंग हो जाएगा क्या? टर्मिनेट, समाप्त कर देना, ध्वस्त कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है ना, और इसके साथ आप इस ऑब्जेक्ट को जोड़ पाओगे। ठीक है ना, डिस्पेंस विथ, और यहाँ पे फिलहाल कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखो, मैनी स्टूडेंट्स वर डिबार्ड। कई स्टूडेंट्स को डिबार कर दिया गया। डिबार करने का मतलब है रोक देना। ठीक है ना, द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से। मान लो ये तुम्हारा परीक्षा हॉल है, ठीक है, और हमने क्या किया कि जितने भी जो स्टूडेंट्स थे इसमें बैठे हुए थे उनमें से एक को जो है क्या किया? बाहर कर दिया कि नहीं तुम बाहर जाओ, तुम्हें एग्जाम नहीं देने देंगे। तो अगर ये चीज़ है, इससे किसी को बाहर निकाला गया है, तो यहाँ पे इसके जो चीज़ छोड़ दी गई है इसके लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज करोगे? फ्रॉम इस्तेमाल करोगे। डिबार्ड फ्रॉम। देखिए कुछ वर्ड होते हैं, अब जैसे प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया,
डिबार हो गया, ठीक है ना। ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनकी मदद से आप ये बताना चाहते हो कि किसी को जो है रोक दिया गया है कोई काम करने से। तो किसी को भी किसी काम से अगर रोकोगे तो जाहिर है उसे तुम दूर करोगे, और सेपरेशन की जो प्रेपोजिशन होती है वो क्या होती है, फ्रॉम होती है। इस वजह से यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, ही इंटरसीडेड हिज ब्रदर हु वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। उसने, इंटरसीड का मतलब समझिए, इंटरसीड का मतलब होता है टू प्लीड। प्लीड का मतलब क्या है, प्लीड का मतलब है किसी से विनती करना, ठीक है ना, किसी से रिक्वेस्ट करना। अब एक बात समझना, ही इंटरसीडेड किसके लिए, हिज ब्रदर, अपने भाई के लिए इंटरसीड किया, प्लीड किया, प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि वह जो है मर्डर का एक्यूज था। अब एक बात सोचो, अगर वह इंटरसीड कर रहा है किसके लिए, भाई के लिए, तो वही चाहता है ना कि मर्डर के बदले में, मर्डर के एवज में जो है उसको जस्टिस दी जाए, ठीक है। प्लीड कर रहा है भाई के लिए जो कि मर्डर का गुनहगार है। तो आप यही ना चाह रहे हैं कि इस ब्रदर को जो है जस्टिस देना चाहता है किसके बदले में, मर्डर के बदले में। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मर्डर किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन सज़ा नहीं मिलने की वजह से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, इंटरसीड। इंटरसीड का मतलब प्लीड करना, उसको बचाने की कोशिश हो रही है। तो अब बताओ, मर्डर के एवज में उसकी ज़िंदगी मांगी जा रही है, तो अब ये एक्सचेंज का प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा ना। एक्सचेंज की जो प्रेपोजिशन होती है वो क्या होती है, फॉर। एक्सचेंज का मतलब फॉर। फॉर का मतलब ज़रा देखना, अगर मैं कहूँ मैंने 10,000 रुपये में बाइक बेच दी, इसका मतलब आई सोल्ड माई बाइक फॉर 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये मुझे मिले, मैंने बाइक दे दिया, तो पैसे और बाइक का एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज की जो प्रेपोजिशन होती है वो क्या होती है, फॉर। वही मीनिंग जो है यहाँ पे आपको कन्वे कराना है, ठीक है। कुल मिलाकर आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, ये टोटली बेस्ड था वैसे क्वेश्चंस पे जो हमेशा एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को अगर प्रैक्टिस आप करोगे अच्छे से तो ये सारी चीज़ें आप सीख पाओगे। आप जानते भी हो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों पर उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। फ़िलहाल जो है हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।